हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कोमल झा और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो एक कोरियन हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसका नाम द मॉर्निंग ग्रेव है और इसे डायरेक्ट किया है इन चुन हो ने और इसकी IMDb पर रेटिंग 6/10 है जो कि काफ़ी डिसेंट है। ओके, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कांग इंसू होता है और इंसू ट्रेन से अपने घर जा रहा होता है। साथ ही वो अपनी माँ से फ़ोन पे बात भी कर रहा होता है। उनकी कॉन्वर्जेशन से हमें पता चलता है कि इंसू पहले USA में पढ़ रहा था लेकिन किसी कारण अभी वो कोरिया में शिफ्ट हुआ था। हमें एक चीज़ और पता चलती है कि इंसू भूत वगैरह देख सकता था, इसलिए उसकी माँ बहुत वरीड होती हैं और वो इंसू से कहती हैं कि अगर उसे किसी भी तरह की दिक्कत हो तो वो अपने अंकल के वहाँ चला जाए। इस बात पर इंसू हाँ कर देता है और यहाँ फ़ोन कट हो जाता है। उसी ट्रेन में हम एक गोश्त को देखते हैं, काफ़ी गुस्से में लग रही होती है। इंसू उसे नोटिस करता है पर ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे मानो उसने नहीं देखा हो और वो अपने कानों में हेडफोन लगा लेता है। तभी कुछ बुलीज आ जाते हैं और वो इंसू को परेशान करने लग जाते हैं। उसे यह कह के चिढ़ाने लग जाते हैं कि तुम तो गोश्त बॉय हो ना, तुम गोश्त वगैरह देख सकते हो। तभी पहले तो वो जो फीमेल गोश्त होती है वो नोटिस नहीं करती, लेकिन जब वो बुलीज ये वाली बात कहते हैं तो वो इंसू की तरफ बहुत ही क्रिपली देखने लग जाती है। उससे पहले कि वो इंसू की तरफ आए, इंसू इस बात से इनकार कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो इन सबको नहीं देख सकता। तभी वो फीमेल गोश्त वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद वो पुलिस भी ट्रेन से उतर जाते हैं। जब ट्रेन बिल्कुल खाली हो जाती है तभी हम देखते हैं कि इंसू के सामने वाले सीट पर वही फीमेल गोश्त आकर बैठ जाती है और वो अभी तक गई नहीं थी। एक्चुअली वो समझ गई थी कि इंसू से देख सकता है। अब वो इंसू का पीछा करती है और उसके घर तक पहुंच जाती है। अब इंसू को कहती है कि उसकी गर्ज पूरा करने में वो मदद करे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इंसू उसकी बॉडी का लोकेशन पुलिस वालों को और उसकी फैमिली वाले को बता देता है, जिससे कि उसे एक प्रॉपर फ्यूनरल मिल जाता है और उसकी बॉडी भी मुक्त हो जाती है। लेकिन इन सब चीज़ों से इंसू थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है और उसी रात्रि को वो अपने अंकल को फ़ोन करता है। वो अपने अंकल से कहता है कि अब वो उनके साथ रहने के लिए आने वाला है। साथ ही वो आयोंग के बारे में पूछता है। अब दोस्तों, ये आयोंग कौन थी ये भी वीडियो के हमें आगे ही पता चलेगा। खैर, नेक्स्ट डे इंसू अपने अंकल के घर की तरफ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और रास्ते में उसे बस स्टॉप पर एक फ़ीमेल गोश्त दिखती है। अब ये गोश्त इंसू के सेम एज की ही लग रही होती है और इंसू को देख के वो एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल देती है, लेकिन इंसू अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। इंसू अपने अंकल के घर पहुँचता है और उसके अंकल के घर में बहुत सारे तावीज़ वगैरह बंधे हुए थे, तो हमें समझ आता है कि उसके अंकल को भी सेम प्रॉब्लम थी, यानी कि वो भी गोश्त वगैरह देख सकते थे। अब वो इंसू एक तस्वीर को वहाँ नोटिस करता है और अपने अंकल से पूछता है। उसके अंकल बताते हैं कि ये उसके ग्रैंडफादर की तस्वीर है जो कि एक शमन का काम किया करते थे। तो शमन वो लोग होते हैं कोरिया में जो कि भूत भगाने का काम करते थे या फिर आत्मा को मुक्ति किया करते थे। अब हमें समझ आता है कि इनके पास ये पावर कहाँ से थी। खैर, अगले दिन इंसू अपने नए स्कूल की तरफ जाता है। इंसू अपना एक छोटा सा इंट्रो देता है। इंट्रो के बाद इंसू अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है। वहाँ एक पार्क योंजी नाम की लड़की इंसू से फ्लर्ट करती है, तो इंसू थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, जिसे देख के योंजी का फ्रेंड हेचल थोड़ा जेलिस फील करता है। जब इंसू क्लास में पढ़ रहा होता है तो क्लास के दौरान उसे थोड़ा सा स्ट्रेंज फील होता है और उसके पास जो पेंडुलम होता है वो अपने आप घूमने लग जाता है और तभी वो शीशे पे एक खूनी हाथ देखता है। उसी शाम को इंसू सारी बातें अपने अंकल को बताता है, जिस पे उसके अंकल कहते हैं कि उन्हें सारे गोश्त से दूर रहना चाहिए, कि कुछ गोश्त बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं और वो उसको हार्म भी कर सकते हैं। खैर, नेक्स्ट मॉर्निंग जब इंसू स्कूल जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक अंधी लेडी दिखती है और उसका डॉग जो पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। अब इंसू को स्केचिंग का शौक होता है तो इंसू वहीं पर अपनी नोटबुक निकाल के स्केचिंग करने लग जाता है, जहाँ पर वही बस स्टॉप वाली गोश्त गला जाती है और वो इंसू से बात करने लग जाती है, जिस पे इंसू ऐसे भी वो इंसू की स्केचिंग की तारीफ़ करने लग जाती है और इससे कहती है कि तुम उस डॉग को भी देख पा रहे हो, जिस पे फिर से इंसू कोई जवाब नहीं देता। अब इससे पहले कि वो और बातें करें, वहाँ पर हेचल आ जाता है। हेचल इंसू की नोटबुक छीन लेता है और उसे परेशान करने लग जाता है। वो स्केच बुक में उस लेडी को तो देख पाता है लेकिन उस डॉग को नहीं देख पा रहा था, यानी कि ये साफ था कि वो डॉग भी एक गोश्त था। अब इंसू को और परेशान करके कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने आयोंग के साथ क्या किया, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम योंजी के साथ कुछ भी करो।
इसलिए वो योंजी से उसे दूर रहने के लिए कहता है। यहाँ पर इंसू थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और उसके फ्लैशबैक में हम एक छोटी सी लड़की को देख पाते हैं। मूवी की दूसरी तरफ हम दूर एक गैराज में एक लड़की के फोटो के आगे क्रॉस बना हुआ देखते हैं। उसी लड़की को हम स्कूल जाते हुए देखते हैं और ऐसा लग रहा था कि मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो बहुत तेज तेज चलने लग जाती है, तभी उसके सामने से योंजी और उसकी फ्रेंड नारा आ जाती हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि इस लड़की का नाम सुंगी होता है और ये भी इन सब की फ्रेंड होती है। सुंगी सीधे स्कूल से अपने घर जाती है। इस घर जाने के बाद वो अपना यूनिफॉर्म चेंज कर रही होती है कि तभी उसे लगता है कि मानो उसके रूम में कोई हो। वो चेक करने के लिए अपने दरवाजे तक जाती है, तभी उसके सर पे बहुत सारा खून गिर जाता है, जिसे देख के वो बहुत पैनिक हो जाती है और बहुत तेज़ी से चिल्लाने लग जाती है। तभी हम उसके रूम में एक अनआइडेंटिफाई गोश्त को देखते हैं, जिसे देख के सुंगी दूसरे रूम में जाके योंजी को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि सेही वापस आ गई है। इससे पहले कि दूसरी तरफ आवाज़ जाए, हम देखते हैं कि फ़ोन कट हो जाता है और वो गोश्त उसे मार देती है। खैर, अगले दिन हम देखते हैं योंजी और हेचल सुंगी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि योंजी कहती है कि ऐसा लगता है कि फिर से एक बार सुंगी अपने घर से भाग गई हो। अगले सीन में इंसू प्लेग्राउंड में होता है और वो कुछ स्केचिंग वगैरह कर रहा होता है। तभी वही गोश्त गर्ल आ जाती है और वो इंसू से बात करने लग जाती है। फिर से इंसू कोई जवाब नहीं देता, जिस पर वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे देख सकते हो, मुझे इग्नोर मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे अपना गर्ज पूरा करने के लिए नहीं कहूँगी। इस पर इंसू एक्साइटेड होकर कहता है, क्या सच में तुम ऐसा करोगी? जिस पर वो कहती है, हाँ मैं ऐसा करूँगी, क्योंकि मैं किसी से बात करना चाहती हूँ और मेरे को तुम्हारे अलावा कोई नहीं देख सकता। इस पर इंसू थोड़ा सिंपैथाइज़ करता है और वो उससे पूछता है, क्या तुम भी इसी स्कूल में पढ़ती थी? जिस पर वो कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं मरने से पहले क्या करती थी। उसी प्लेग्राउंड में हम हेचल को एक बच्चे को परेशान करते हुए देखते हैं, जिस पे वो गोश्त गर्ल इंसू से कहती है कि तुम भला उस बच्चे की मदद क्यों नहीं करते। इससे पहले इंसू कुछ कह पाए, हम तो बहुत तेज़ी से प्लेग्राउंड की तरफ आते हुए देखते हैं। तभी इंसू का पेंडुलम अपने आप ही घूमने लग जाता है और इंसू को भी थोड़ा अजीब सा फील होता है। तभी वो गोश्त गर्ल कहती है कि मास्क यहाँ पर आ रही है, मुझे यहाँ से जाना होगा। इससे पहले कि इंसू से कुछ पूछे, वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन इंसू और वो गोश्त गर्ल उसी पेड़ के पास जाते हैं जहाँ वो ब्लाइंड वुमेन होती है। इंसू उसके डॉग के बारे में उसे बताता है, जिसे सुन के वो खुश हो जाती है। वो ब्लाइंड वुमेन उस गोश्त गर्ल की भी आवाज़ सुन पाती है, जिस पर वो कहती है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुम्हारे साथ आई है? जिसे सुनकर वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकती हो? पर वो ब्लाइंड वुमन कहते हैं कि हाँ भला मैं तुम्हारी आवाज़ क्यों नहीं सुन सकती। तभी वो दोनों बहुत खुश होते हैं। हाँ, इंसू और वो गोश्त गर्ल बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। और जब इंसू घर वापस आ रहा होता है तो वो उसे अपने एक बचपन की एक इंसिडेंट के बारे में बताता है। वो उसे आयोंग के बारे में बताता है कि आयोंग वो पहला गोश्त था जिसे इंसू ने सबसे पहले देखा था और वो उसकी के साथ एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती थी। तो उसे ये भी बताता है कि आयोंग की लाश एक दिन नदी किनारे मिलती है और उसका गोश्त उसे अपनी बॉडी का लोकेशन और उसे किसने मारा है, ये दोनों चीज़ें इंसू को बताती है। लेकिन इंसू सिर्फ लोकेशन बता पाता है और उस किलर का नाम नहीं बता पाता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, जिससे इंसू अपने आप को गिल्टी समझता था। इसलिए बच्चे भी उसे अक्सर परेशान किया करते थे और इसलिए सबसे तंग आकर इंसू हमेशा के लिए यूएसए चला गया था। इंसू वापस भी इसीलिए आया होता है ताकि वो आयोंग के परिवार वालों को सच बता पाए कि उसके साथ कोई हादसा नहीं हुआ था, बल्कि उसे मारा गया था। इंसू आयोंग के घर जाता है और वो उसके डैड से माफ़ी मांगता है और सारी सच्चाई बता देता है, जिसके बाद इंसू के डैड उसे माफ़ कर देते हैं। उसी घर में हम आयोंग के गोश्त को देख पाते हैं, जो इंसू को देख के एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल देती है और उसकी आत्मा फिर मुक्त हो जाती है। तो आयोंग के घर से बाहर आता है और वो बहुत ही रिलीफ महसूस कर रहा था, क्योंकि उसका बरसों पुराना गिल्ट अब पूरा हो चुका था। अब यहाँ पर इंसू और वो गोश्त गर्ल बहुत ही अच्छा वक्त बिताते हैं साथ में। इंसू उस गोश्त गर्ल के लिए एक स्केच भी बनाता है, जिसे देख के वो खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे क्लासरूम में हम देखते हैं कि योंजी फिर से एक क्लासमेट को बुली कर रही होती है, लेकिन इस बार इंसू चुप नहीं बैठता और उसे बुली करने से रोक लेता है। उसी शाम को जब इंसू टीवी देख रहा होता है तो टीवी पर किसी मास्क के बारे में बताया जा रहा था। इंसू उसे बहुत ही ध्यान से देखता है और कल के घर में जो एक और गोश्त होती है वो कहती है कि सेही ही मास्क है। अब इस पे इंसू उससे पूछता है, ये सेही कौन है? तो वो कुछ भी नहीं कहती, सिर्फ इतना ही कहती है कि सेही ही मास्क है और वो अपना बदला हर किसी से लेगी और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है।
उसी रात को योंजी की एक और फ्रेंड नारा और उसका बॉयफ्रेंड कीते स्कूल में जाते हैं, क्योंकि नारा का फ़ोन टीचर ने रख लिया था और कीते उसे वापस लाने जाता है। फ़ोन मिलने के बाद ये लोग क्लासरूम में चले जाते हैं। अब नारा और कीते इंटरमीडिएट होने वाले होते हैं कि नारा उसे वॉशरूम का कह के चली जाती है और कीते उसी क्लासरूम में वेट कर रहा होता है। वॉशरूम में होती है, पर उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि मानो वॉशरूम में कोई और भी हो। पहले उसे लगता है कि वो कीते है, तो उसे काफ़ी बार वो आवाज़ देती है। कोई रिस्पॉन्स ना आने पर वो उसे खुद ही चेक करने चली जाती है। उसी क्लासरूम में जाती है जहाँ पर कीते होता है, पर फिलहाल यहाँ पर कोई भी नहीं उसे दिखाई देता। वो उसे काफ़ी बार आवाज़ देती है और उसे ढूंढने चली जाती है। तभी उसे क्लासरूम के डोर पर कीते की लाश दिखती है और उसके पीछे वही फीमेल गोश्त दिखती है जिसने सुंगी को मारा होता है, जिसे देख के नारा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो भी योंजी को फ़ोन करती है, लेकिन सामने से योंजी की आवाज़ नहीं होती बल्कि किसी और की ही आवाज़ होती है और वो नारा से कहती है कि इट्स मी से ही, जिसे सुन के वो और तेज़ चिल्लाती है और यहाँ पर हमें समझ आता है कि इन दोनों की भी मौत हो चुकी है। अगले दिन डिटेक्टिव योंजी और हेचल से इनके फ्रेंड्स के बारे में पूछते हैं, जो कि कीते, नारा और सुंगी होते हैं। अब इवेंचुअली इन लोगों को कुछ नहीं पता होता तो इन्हें छोड़ देते हैं। क्लास में आती है और बहुत ही परेशान होती है क्योंकि उसके दोस्त अभी तक उससे कुछ भी कांटेक्ट नहीं हुआ था। अभी इंसू सेही के बारे में अपने क्लासमेट से पूछता है, जिस पर वो कहता है कि सेही ने हाल ही में सुसाइड किया है। पर इंसू उसका कारण भी पूछता है और उसका क्लासमेट योंजी की तरफ देखता है और कुछ भी नहीं बोलता। और तभी योंजी कहती है कि वो एक बिच थी इसलिए वो मर गई। इंसू को कुछ ठीक नहीं लगता और वो सेही की एक फ़ोटो मांगता है, जिस पर उसका क्लासमेट देने से मना कर देता है। इंदु समझ जाता है कि कोई भी योंजी के विरुद्ध नहीं जाना चाहता, इसलिए वो क्लास में कहता है क्या किसी के पास भी सेही की फ़ोटो नहीं है, और वो वहाँ से उदास होकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में इंसु उसी गोश्त गर्ल के साथ होता है और वो सेही के बारे में बात कर रहा होता है और काफ़ी अपसेट भी होता है। वो गोश्त गर्ल कहती है कि आज से पहले किसी ने भी सेही की मौत का कारण जानने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि सभी लोगों को पता था कि उसकी मौत क्यों हुई है। तभी इंसू के मोबाइल पे एक मैसेज आता है जो उसकी एक क्लासमेट हेजुंग नाम की लड़की का होता है और वो उससे कहती है कि मैंने तुम्हें सेही की फ़ोटो भेज दी है, इसके अलावा तुम मुझसे कुछ भी मत पूछना। इंसू वो फ़ोटो देखता है और बहुत ही गुस्से में हेचल के पास जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा पीटता है, जिसे देख के योंजी उन दोनों को रोकती है। और अभी इंसू कहता है कि मुझे पता है तुमने सेही के साथ क्या किया, उसकी मौत तुम्हारी वजह से हुई है। अपने किए की जल्दी से जल्द माफ़ी मांग लो, वरना सेही तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर हेचल को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे योंजी थोड़ी सी घबरा जाती है और वो हेचल से कहती है कि हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो उससे पहले कि वो हमें मार दे। हेचल कहता है कि इंसू सिर्फ हमें डराना चाहता है और कुछ भी नहीं, जिस पर योंजी कहती है अगर ये बात बिल्कुल सच हुई तो, यानी कि हमारे दोस्तों की तरह अगर हम भी गायब हो गए तो क्या होगा। इस पर योंजी कहती है कहीं ना कहीं सेही के डैड का हाथ है, क्योंकि वो फ्यूनरल के वक्त हमें बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे थे। दोनों फैसला करते हैं कि ये सेही के घर जाके सच्चाई का पता लगाएंगे और इस पे योंजी कहती है कि हमें इंसू को भी साथ में ले लेना चाहिए, जिस पर हेचल इनकार कर देता है। लेकिन फिर भी योंजी एक चुपके से एक मैसेज इंसू को सेंड कर देती है कि वो सेही के घर जा रहे हैं। तभी इंसू अपने अंकल से कहता है कि वो मास्क वाली बात सही थी कि मास्क ही सही है, लेकिन वो अपने अंकल से पूछता है भला ये कैसे पॉसिबल है। तभी उसके अंकल कहते हैं कि गोश्त की भी मल्टी पर्सनैलिटी हो सकती है। जब उसकी ओरिजिनल बॉडी ज़्यादा पेन नहीं सह सकती तो वो किसी दूसरे पर्सनैलिटी में अपने आप को बदल लेती है, और वो पर्सनैलिटी पहले वाली पर्सनैलिटी से ज़्यादा खतरनाक और रिवेंजफुल होती है। ऐसे गोश्त को कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है। तभी योंजी और हेचल सेही के घर पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें गराज में से कुछ आवाज़ आती हुई दिखती है। ये लोग चेक करने के लिए गराज के अंदर जाते हैं जब बहुत अंधेरा होता है। तभी इंसू के पास योंजी का मैसेज आता है जिसमें ये लिखा होता है कि वो सेही के घर जा रहे हैं। अब इंसू जल्दी जल्दी सेही के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस पर इसके अंकल उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि यहाँ जाना खतरनाक होगा बहुत। तभी भी इंसू नहीं मानता और वो सेही के घर जाने लगता है। उसके अंकल उसे एक चाकू देते हैं और उसे कहते हैं कि अगर उसे कोई डेंजरस सिचुएशन हो तो ये इसका इस्तेमाल करें। दूसरे सीन में योंजी और हेचल उसी गराज में जाते हैं जहां उन्हें एक अलमीरा हिलती हुई दिखाई देती है। हेचल उसे चेक करने जाता है, लेकिन उससे पहले उसके सिर पे किसी ने कुछ मार दिया होता है। योंजी वहीं बैठ के रोने लग जाती है और चिल्लाने लग जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर सेही के डैड होते हैं जिसे सेही ने पोजेस कर लिया होता है और वो हेचल के दोबारा सिर पे कुछ मारते जिससे कि हेचल की वहीं मौत हो जाती है।
अब योंजी सही से माफ़ी मांगने लग जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन सही कुछ भी नहीं सुनती और वो उसे भी मार देती है। इंसू वहाँ पहुँचता है और उसे योंजी की चिल्लाने की आवाज़ गैराज में से आती है, जिसे चेक करने के लिए वो गैराज में जाता है, जहाँ उसे सही के डैड दिखते हैं, जो बिना कुछ कहे ही वहाँ से चले जाते हैं। इंसू उसी गैराज के अंदर जाता है चेक करने के लिए और वो टॉर्च जला के देखता है तो वहाँ पर उसे सुंगी, कीते, नारा, योंजी और हेचल की लाशें दिखती हैं। जिसके बाद वो थोड़ा और अंदर जाता है जहाँ पे वही अलमीरा होता है। उस अलमीरा को खोलने के बाद उसे सेही का भी बॉडी दिखती है, जिसने मास्क लगा रखा होता है। मास्क निकालने पर उसे वही गोश्त गर्ल दिखती है जो उसके साथ पूरे टाइम थी। फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर योंजी और उसका पूरा ग्रुप एक क्लासमेट को परेशान कर रहे होते हैं, जिसका नाम हेजंग होता है, और ये वही लड़की होती है जिसने इंसू को फ़ोटो सेंड की थी। सही भी उन्हीं की क्लास से पढ़ती थी। एक दिन सही ने कंप्लेन लेटर लिख के टीचर को शिकायत कर दी, जिसके बाद योंजी को टीचर ऑफिस बुलाया गया। टीचर भी इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती है और वो योंजी को थोड़ा सा डांटने के बाद उसे वापस क्लास में भेज देती है। अब योंजी क्लास में आने के बाद बहुत ही गुस्से में सभी की हैंडराइटिंग उस कंप्लेन लेटर से चेक करने लग जाती है, जिस पर सेही की हैंडराइटिंग मैच हो जाती है। उस दिन के बाद से योंजी और उसका पूरा ग्रुप सेही को अलग अलग तरीके से टॉर्चर करते हैं, वो भी पूरी क्लास के सामने, और कोई भी बच्चा कुछ भी नहीं बोलता, और टीचर को पता होने के बावजूद भी टीचर भी कुछ खास कदम नहीं उठाते हैं। योंजी सेही को एक मास्क भी पहना देती है और उसे कहती है कि अगर तुमने ये मास्क उतारा तो तुम्हारी खैर नहीं और तुम्हें अलग से पनिशमेंट देगी। लेकिन क्लास के दौरान सेही को टीचर मास्क हटाने के लिए कहती है, जिस पर वो मना कर देती है, और तभी भी टीचर ज़बरदस्ती वो मास्क हटा देती है, जिसके बाद योंजी उसे पनिशमेंट देती है। पनिशमेंट के तौर पे वो उसका पैर जला देती है और उसके बाल भी काट देती है, वो भी बहुत अजीब तरीके से। सही अपने फादर को भी बताती है और उसके फादर कहते हैं कि हमें कंप्लेन कर देनी चाहिए, जिस पर सही मना कर देती है और वो कहती है कि अगर वो कंप्लेन करेगी तो उसे उससे भी ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी। एक दिन सही स्कूल से आकर खुद को फांसी लगा लेती है, जिसे देखकर उसका फादर बिल्कुल ही बिखर जाता है, और इसलिए वो सही के बॉडी को बरी भी नहीं करता, क्योंकि वो चाहता था उसकी बेटी उन सभी लोगों से बदला ले जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया। अब यहाँ पे फ्लैशबैक एंड हो जाती है। यहाँ पर इंसू अपसेट हो जाता है और वो सही के रूम में जाता है, जहाँ पर उसे एक ड्राइंग दिखती है जो इंसू ने बचपन में बनाई होती है। फिर हम एक और फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर इंसू को कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक छोटी सी लड़की आती है और उन सभी बच्चों को इंसू को बुली करने से रोक लेती है। इंसू वहाँ से जल्दी जल्दी में चला जाता है, लेकिन अपनी एक ड्राइंग वहीं पर गिरा देता है, जिसे वो छोटी सी बच्ची उठा लेती है। अब इंसू का फ्लैशबैक यहाँ ख़त्म होता है और उसको समझ में आता है कि इससे ही उसकी बचपन वाली दोस्त है जिसने उसकी एक बार मदद की होती है। इंसू सही के रूम के डेस्क पर एक डायरी भी देखता है, जिसे खोलने पे योंजी, हेचल, कीते और नारा के फ़ोटो के आगे क्रॉस बना हुआ होता है, और जैसे ही वो दूसरा पेज पलटता है, वो जल्दी जल्दी अपनी साइकिल लेके वहाँ से चला जाता है और अपने अंकल को फ़ोन करता है। उनसे कहता है कि सही का बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ, हमें उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा। जल्दी से रिचुअल स्टार्ट कर दो और उसकी बॉडी को मुक्त करो, तब तक मैं स्कूल जाके उसे रोकने की कोशिश करता हूँ। जल्दी जल्दी स्कूल जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सेही की गोश्त ने पहले से ही टीचर को पोजेस कर लिया था। पूरे क्लास में केरोसिन ऑयल छिड़क देती है और वो टीचर के रूप में कहती है कि लाइटर ले लेती है, और सब क्लास के सभी बच्चे सेही को देख पाते हैं और सभी लोग उससे माफ़ी मांग रहे होते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं है और वो कहती है कि तुम लोग तो योंजी और हेचल से भी बुरे हो, तुम लोगों को सब कुछ दिख रहा था, लेकिन तुम में से किसी ने भी मुझे बचाने की कोशिश नहीं करी। लाइटर ऑन करने ही वाली होती है कि सेही की स्प्लिट पर्सनैलिटी उसका हाथ रोक लेती है और उसे कहती है कि इनमें इन सभी की कोई गलती नहीं है। अभी सेही की दूसरी पर्सनैलिटी, जिसने मास्क पहना होता है, वो सेही को ओवर पावर कर देती है और वो कहती है कि तुम कमज़ोर हो इसलिए तुम मारी गई, लेकिन मैं अपना बदला सबसे लेके रहूँगी। वो टीचर बेहोश हो जाती है और इंसू उसे चेक करने जाता है। इंसू समझ जाता है कि इसने टीचर की बॉडी को छोड़ दिया और अब वो किसी और की बॉडी में है। सभी बच्चों से कहता है कि वो सब फैल जाएं, और वो अपना पेंडुलम लेके सभी के पास आके चेक करने लग जाता है, यानी कि अगर वो घूम गया तो यानी कि वो जो गोश्त है वो उसी के बॉडी में है। इंसू का पेंडुलम हेजंग के सामने आके रुक जाता है और वो अपने आप ही घूमने लगता है, तो हमें समझ आता है कि सेही के गोश्त ने हेजंग को पोजेस कर लिया है। अब इंसू को कहती है वो कि सबसे बुरी तो ये हेजंग है, मैंने इसकी मदद करी लेकिन इसने सब कुछ देखते हुए भी मेरे को इग्नोर मारा। वो खुद को लाइटर से आग लगाने ही वाली होती है कि इंसू वही पेंटिंग निकाल लेता है जो सेही के रूम से वो लेके आया होता है।
जिसे देख के से ही रुक जाती है। दूसरी तरफ उसके अंकल भी आधे से ज़्यादा रिचुअल कंप्लीट कर चुके थे। अब सिर्फ इतना ही रह गया था कि इंसु को वो दी हुई चाकू से उस आत्मा को स्टैब करना। इंसु सही से माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि उसे माफ़ कर दे क्योंकि वो पहले उसे पहचान नहीं पाया। इन दोनों के बीच एक बहुत ही इमोशनल कॉन्वर्जेशन होता है, जिसके बाद से ही खुद ही आकर इंसु के गले लग के वो चाकू अपने आप ही स्टैब कर लेती है। ये धीरे धीरे करके डिस्पेयर होने लगती है, जिसके बाद इंसु बहुत ज़्यादा रोता है और उसे दोबारा से सॉरी बोलता है, जिसके बाद यहाँ पे सेही का गोश्त अब मुक्त हो चुका था। अगले सीन में सेही का एक प्रॉपर फ्यूनरल रखा जाता है, जिसमें उसके सभी क्लासमेट होते हैं और इंसु ने जो एक स्केच बनाई होती है वो भी उसके कवर के पास रख देता है, जिसके बाद इंसु बहुत ज़्यादा रोता है। ये सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है। खैर, अब हम देखते हैं कि टाइम लैप होता है और 5 साल बीत जाते हैं। इंसु उसी स्कूल में एज ए टीचर ज्वाइन करता है। अब इंसु में पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा था और अब वो अपनी प्रॉब्लम्स को अवॉइड नहीं करता था। इंसु जब अपना इंट्रोडक्शन कर ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे वाली सीट पर एक गोश्त बैठी हुई दिखाई देती है, जिस पर वो स्टूडेंट से पूछता है कि ये पिछली वाली सीट हमेशा खाली क्यों रहती है। जिनमें से एक स्टूडेंट कहती है कि इसका ट्रांसफ़र अभी सोल में हो चुका है और अभी ये यहाँ नहीं पढ़ती है। तभी हमें उसी फीमेल गोश्त को इंसु की तरफ बहुत तेज़ी से आते हुए देखते हैं और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो ये मेरा एक्सप्लेनेशन था द मॉर्निंग ग्रेव के ऊपर। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। और अगर मैं लास्ट वाले सीन को बताऊं कि लास्ट में क्या हुआ, तो दरअसल लास्ट में यही हुआ कि इंसु को अभी भी गोश्त दिखना बंद नहीं हुए थे। फ़र्क इतना था कि पहले वो उन्हें अवॉइड करता था, लेकिन अभी उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो उनका सामना कर सके। और बात रही कि वो गोश्त इंसु की तरफ ऐसी क्यों देख रही थी, तो हो सकता है कि वो इंसु को कुछ बताना चाहती हो, जैसे कि सेही के साथ हुआ। हो सकता है उसकी भी कोई हिस्ट्री रही हो।